वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब। और ब्रेक में जाने से पहले हम इनसे पूछ रहे थे कि तहरीक इंसाफ सुनामी की बात करती है, लेकिन 2008 से लेकर 2011 तक इन 4 सालों में ड्रोन्स का सुनामी पाकिस्तान के ऊपर बरसता रहा है। और इस पर शाह महमूद साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उन्होंने हमें बताया। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा, जो घोटकी में आपने न्यूक्लियर आर्सेनल के हवाले से किया था उस पर भी आपसे बड़े क्वेश्चंस हुए हैं और आपने कहा उसका डिटेल आप जो है 25 दिसंबर को जो कराची में जलसा होगा उसमें देंगे। 2009 में भी आपने न्यूक्लियर आर्सेनल के हवाले से क्या कहा था। ये क्लिप पहले हम देखते हैं, इसके बाद शाह साहब से सवाल करेंगे इस पर। Arsenal is very safe and we have followed international good practices, and all the players who matter are confident about the security system that we put in place. It's a multi-layered system. खुदा की कसम मैं इस मुल्क का वजीर खारजा रहा हूँ और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आसिफ जरदारी की मौजूदगी में पाकिस्तान का एक भी प्रोग्राम महफूज नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये मैं कराची में बताऊंगा। जी, शाह महमूद कुरैशी साहब, 2009 में भी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क के सदर थे, अभी भी इस वक्त सदर हैं, लेकिन उस वक्त आपने कहा कि न्यूक्लियर आर्सेनल हमारा सेफ है और जितनी भी इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हमने वो अप्लाई की हुई हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन आज आप कहते हैं कि खुदा की कसम अगर जरदारी साहब हैं तो ये आर्सेनल जो है आपका प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम सेफ नहीं है। जो 2009 में मैंने कहा मैं आज भी वही कहता हूँ कि हमारा जो सिस्टम, हमारे जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इन प्लेस हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं और हमारा जो एसेट्स हैं वो महफूज हैं। अब ये भी डिस्टॉर्ट की गई बात को आप जानते हैं कि सरकारी एक डिसइंफॉर्मेशन सेल है, ऐवान सदर में है, आप जानते हैं उनकी कितनी इनग्रेस है, मीडिया तक उनकी रसाई है, इश्तिहारात की बड़ी ताकत होती है। मेरे ख्याल से आपको इस दूसरे स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि वहां से दूसरी इन्फॉर्मेशन हो उससे पहले ही लोगों ने अपना मतलब निकालना बता दिया था। जी, पहले तो मैं उस चीज़ पे कायम हूँ जो मैंने 2009 पे कहा, आज भी मेरा वही मौक़िफ़ है। ठीक है। अब मैंने घोटकी में क्या कहा, मैंने झोटकी में कहा, मैंने उन जो हमारे जो कस्टोडियल हमारे जो मैकेनिज़म्स हैं उनको जानते हुए कि क्या है और क्या नहीं है और फिर मैं कायम हूँ, मैंने वो स्टेटमेंट दिया और वो क्यों दिया उसकी वजाहत मैं 25 को करूँगा। ठीक है, अगर सदर साहब मज़ीद अरसा प्रेसिडेंट रहते हैं तब भी आपके ख्याल में जो 2009 में आपने कहा था जो मैकेनिज़्म इन प्लेस है वो हमारे एसेट्स को सिक्योर रखेगा? देखिए, जो मैकेनिज्म इन प्लेस है वो सेफ रखेगा इंशाल्लाह। प्रेसिडेंट हैज नथिंग टू डू विद इट बेसिकली। देयर वर सर्टेन स्टेप्स टेकन एंड आई एक्सप्लेन दैट ऑन 25 दिसंबर। यस, ठीक है। ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चुनाव आपने क्यों किया? नवाज़ लीग आपकी पुरानी पार्टी है, ताल्लुकात भी आपके नवाज शरीफ साहब से काफ़ी बेहतर हैं, बहुत बड़ी पार्टी है, इस वक्त भी उनकी 90 के करीब सीट्स हैं नेशनल असेंबली में। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई पार्टी है, इस वक्त क्यों आपने जो है चूज़ किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? नवाज शरीफ साहब के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ और करता रहूँगा। मैंने तहरीक इंसाफ को क्यों चूज़ किया? तहरीक इंसाफ को मैंने इसलिए चूज़ किया कि तहरीक इंसाफ में आई सी ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चेंज, ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ टू इम्प्लीमेंट सर्टन थिंग्स जो कि आपके तसव्वुर में है, आपकी ख्वाहिशात में है। ये एक इट्स अ पार्टी इन द मेकिंग और इसमें इस वक्त ओपननेस है। इसमें एक जो मैंने कुछ मीटिंग्स अटेंड की हैं, इसमें एक बड़ी डेमोक्रेटिक अंदाज है गुफ्तगू करने का, बात होती है, खुल के बात होती है, सारे पहलू सामने आते हैं और इसमें मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस हैं शायद उनको हल करने का ज़्यादा मौके यहाँ मौजूद हों, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। जिसे कहते हैं ना, एक बड़ा एक्साइटिंग टाइम है इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत एक नया रुख अख्तियार कर रही है। वो तबकात जो सियासत से बिल्कुल लाताल्लुक़ थे आज वो सियासत में दिलचस्पी ले रहे हैं। लाहौर में आपने देखा, ये चीज़ आपको एक्साइट कर रही है बेसिकली? मैं समझता हूँ कि बहुत यहाँ मौके हैं तब्दीली के और फिर खान साहब के साथ एक कंफर्ट लेवल है, उनके साथ जान पहचान पुरानी थी। वैसे बहुत कम लोगों का है, लोग कहते हैं कि बड़े एरोगेंट से हैं और मैं समझता हूँ ये तासुर दूर रहते हैं। मैं समझता हूँ ये तासुर है, एरोगेंट नहीं है।
اور میں تو ان کو بہت عرصے سے جانتا ہوں اور ان کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق بھی ہوا. اگر آپ PMLN جوائن کرتے تو وہاں پہ اوبیسلی کافی سارے ہیوی ویٹس ہیں, تو پرابلی 5ویں 6ٹھے نمبر پہ شاید آپ کو ریٹ کیا جاتا. یہاں پر آپ کو ڈائریکٹ وائس چیئرمین بنا دیا گیا پارٹی کا. وہ ہو سکتا ہے وہ 5ویں 6ٹھا پہ ہوتا, وہاں بھی میں ہوتا تو مجھے وہ اہمیت دے رہے تھے اور مجھے بڑا اچھا مقام دینے کا ان کا ارادہ تھا. میں ان کی نیت. کیا آفر تھی وہاں سے آپ کو؟ لیٹ اٹ بی, آفر تھی, بٹ میں اس پہ نہیں جانا چاہوں گا. بٹ یہاں پہ اٹ واز کنفرم کہ آپ کو وائس چیئرمین بنایا جائے گا پاکستان تحریک انصاف. کنفرم کچھ نہیں تھا. یہاں شاید خان صاحب نے سمجھا کہ مجھے کچھ سیاسی تجربہ ہے, مجھے ایک طویل عرصہ ہو گیا سیاست میں, بلدیات سے لے کے صوبائی سے وفاق تک, اور میں شاید اپنے میرے تجربے سے پارٹی شاید کسی حد تک میں کنٹریبیوٹ کر سکوں. تو انہوں نے ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی میرے ٹریک ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے, اور انہوں نے اپنی پارٹی سے مشاورت کی, اور پارٹی سے ان کو جب تائید ملی تو انہوں نے فیصلہ کیا. اس پارٹی کی آپ کو کوئی فلسفی آئیڈیالوجی نظر آتی ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب خود یہ کہہ چکے ہیں کافی مرتبہ, اس لیے مجھے کسی اور کو کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN ملک کی 2 بڑی جماعتیں پرفارم نہیں کر پائی ہیں اور لوگ ان کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں, اس لیے پاکستان تحریک انصاف مقبول ہو رہی ہے. اور پھر وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے کہ وہ ایک بڑے لیڈر تھے, میں بھی ایک ویسا ہی لیڈر ہوں. تو اس کی تو ایک فلسفی تھی, لوگ جو ہے جا رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو کی طرف, کوئی دوسرا آپشن اینٹی سم ادر پارٹی ہو کے نہیں جا رہے تھے وہاں پہ. نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ آج لوگوں کی جو ہم توجہ کا مرکز بنے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو 2 مین سٹریم پارٹیز ہیں ان سے لوگ مایوس ہوئے ہیں, ان کی کارکردگی سے لوگ مایوس ہوئے ہیں, اور لوگ تبدیلی کے خواہش مند ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ان 2 مین سٹریم پارٹیز کو بارہا مواقع دیے گئے اور ان مواقعوں کے باوجود وہ ڈیلیور نہ کر پائے, تو کیوں نہ ہم کسی نئی قیادت کو, کسی نئی جماعت کو ایک موقع دیں. بٹ یو تھنک پارٹی کی فلسفی ہے, پروگرام ہے اپنا جو کہ آپ کو متاثر کرتا ہے؟ یہ تو کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی توجہ کی طرف آئی. اب لوگوں کی توجہ اس بنیاد پر تحریک انصاف کی طرف آئی. اب تحریک انصاف نے, عمران خان اس وقت میری رائے میں ایک سمبل آف چینج کے طور پر ابھرے ہیں, اور PTI کو پارٹی فار چینج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے ایک ٹیم اپنے گرد جمع کرنی ہے, پڑھے لکھے لوگوں کی, دیانتدار لوگوں کی, تجربہ کار لوگوں کی, اور ہم نے ایک پروگرام کو مرتب کرنا ہے جس کو ایجنڈا فار چینج کہیں گے. سو a symbol of change has emerged. We have to put together a team which is capable of change and an agenda which reflects change. اور اس وقت تحریک انصاف میں اس پر کام ہو رہا ہے. آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ نون لیگ ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو, ان کو غلطی کے بڑے مواقع دیے بھی گئے ہیں اور آئندہ بھی دیے جائیں گے. ان کا ایک سرٹن ووٹ بینک ہے. سندھ میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ جو بھی حالت ہے لوگوں کی, بے روزگاری ہے, غربت ہے, لیکن اس کے باوجود جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر ہی رہتا ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ لائلٹی ووٹ نہیں ہے, کنڈیشنل سپورٹ ہے, یوتھ کی سپورٹ ہے. جہاں پہ غلطی کی, جہاں پہ انہوں نے اپنی پٹری چینج کی, تو وہ سپورٹ جو ہے یوتھ خاص طور پہ, جو کہ ان 2 پارٹیز, روایتی پارٹیز کو چھوڑ کے تحریک انصاف کی طرف آ رہے ہیں, وہ تو فوراً ہٹ جائیں گے, کیونکہ لائلٹی ووٹ جیسے پیپلز پارٹی کا ہے یا نون لیگ کا ہے وہ تو ہے ہی نہیں خان صاحب کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ کا جو لائلٹی ووٹ بنا وہ راتوں رات نہیں بنا, اس کو بنتے ہوئے وقت لگا. ٹھیک, تحریک انصاف ایک نئی پارٹی ہے. یہ نئی پارٹی نئے لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہے, ان طبقات کو اٹریکٹ کر رہی ہے جو سیاست میں ماضی میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے. مت بھولیے ایک بہت بڑی تعداد نئے ووٹر کی بھی الیکٹورل رولز پر اب آ چکی ہے. 18 سال کا لڑکا, 18 سال کی لڑکی آج پاکستان کی الیکٹورل رولز پہ ووٹرز کے طور پر رجسٹر ہو چکے ہیں, جو شاید پہلی مرتبہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں. جی, تو یہ ایک جو نیا طبقہ ہے, اور آپ کی دیکھیے نا, آپ کی ملک کی پاپولیشن کا بیشتر حصہ تو نوجوانوں کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کی ذہنوں پر اس پارٹی نے ایک, جسے کہتے ہیں نا, ایک اثر. نوجوان بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا, لائلٹی از ناٹ اے فیکٹر فار دیم, دے نیڈ پرفارمنس. جہاں پرفارمنس نہیں ہوئی, جہاں پہ سوال یہ ہے
लॉयल्टी बनते बनते आती है ना, रातों रात तो लॉयल्टी नहीं बनती। लॉयल्टी कैसे बनती है? जब वो लीडरशिप के साथ उनकी एक साथ सफ़र करते हैं, उनकी कमिटमेंट ज़ाहिर होती है, मुश्किलात से गुजरते हैं, अच्छे बुरे वक्त गुजारते हैं, तो तब लॉयल्टी डेवलप होती है। मैं समझता हूँ कि लॉयल्टी डेवलप हो रही है और लॉयल्टी मौजूद है। मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ को पार्टी के तौर पर सामने आए हुए 15 साल हो गए। 15 साल में एक दफ़ा इक़्तिदार नहीं मिला उनको, धक्के खाते रहे, मार खाते रहे। उसके बावजूद जो लोग इमरान खान के साथ लगे रहे, चिपके रहे, ये लॉयल्टी नहीं। लेकिन क्या सारे ऐसे लोग हैं जो कि इनिशियली उनके साथ थे और इसके बाद वो अब उनके साथ नहीं है। वो तो हर जमात में है। अब मैं नून के गिन देता हूँ, मैं काफ के गिन देता हूँ, मैं पीपल्स पार्टी के गिन देता हूँ, वो तो हर जमात में है। मैं जमात इस्लामी के नाम गिन देता हूँ, वो तो हर जमात में आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप उनको उनके हौसले को दाद दीजिए और उनके इस्तिक़लाल को सलाम कीजिए, जो 15 साल से वो नज़रियाती लोग जो लगे आए हैं और उनको मालूम था कि मंजिल दूर दूर दिखाई नहीं दे रही थी और वो साथ जुड़े रहे और काम करते रहे, तो इसको लॉयल्टी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पार्टी के लिए आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, आप खुद सियासतदान है, कि फ़िलॉसफी, एजेंडा होना, प्रोग्राम होना बड़ा ज़रूरी है कि खुदा ना खास्ता अगर कल को इमरान खान साहब नहीं रहते तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये पार्टी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ऐसा नहीं है, नून लीग में ऐसा नहीं है। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? नहीं। इस पार्टी को जिस अंदाज़ में मुरतब किया जा रहा है, इस पार्टी को जिस अंदाज़ में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है कि इंशाअल्लाह इरादा ये है कि एक मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टी मार्ज़ वजूद में आए, उसमें वो स्ट्रक्चर्स हों, उसका वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो जो पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरा कर सके। मतलब है नहीं, काम हो रहा है इस पे? मगर नहीं, ऑब्वियसली इट्स न्यू पार्टी। उसके साथ साथ इसके अंदर इलेक्शंस मुतारिफ कराए जाए हर सतह पर। इसके साथ साथ इसमें कोई वरासत का कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे खान साहब ने। लेकिन वन मैन शो है। देखिए, एक शख्स ने आगाज़ किया और धीरे धीरे एक कारवां बनता जा रहा है। तो शुरू तो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी पार्टी का जब बुनियाद रखी थी तो एक शख्सियत थी ना। 70 में क्या हुआ, लोगों ने क्या कहा, हम किसको वोट दे रहे हो? बहुत से उम्मीदवारों को तो जानते ही नहीं थे, उनके नाम को नहीं जानते थे, उनकी पहचान नहीं थी, हम भुट्टो को वोट दे रहे हैं। तो एक शख्स था, उसके साथ कमिटमेंट थी, उस पर एतमाद था। इमरान है, उस पर कमिटमेंट आ रही है, एतमाद आ रहा है और टीम बन रही है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे वक्त के साथ इसकी जो ग्रास। और ये पार्टी वो है जो कि ऊपर से मुसल्लत नहीं की गई, मिसाल के तौर पे काफ के तौर पे ये ऊपर से मुसल्लत नहीं, ये नीचे से उभर रही है। जैसे 70 में पीपल्स पार्टी उभरी थी, ये नीचे से उभर रही है, मोहल्लों से, गलियों से, बाजारों से ये उभर रही है। ठीक है, और इंशाअल्लाह मैं आपसे सवाल करूंगा कि जो टॉप लीडरशिप है वो कहां से आ रही है, उस पर लोगों के बड़े सवालात हैं। अभी आपने ये भी कहा कि ये पार्टी जो है डेमोक्रेटिक अंदाज में चल रही है, लेकिन हमने देखा कि आप पार्टी में आए, 2 हफ्ते बाद आपको पार्टी का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। पुराने वाइस चेयरमैन कौन थे, कहाँ गए, किसी को नहीं पता। पहले थे ही नहीं। शफकत महमूद साहब को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनाया है। इससे पहले एक अरसे तक उमर चीमा साहब थे, 3 साल तक, उनको हटा दिया। तो अगर डेमोक्रेटिक अंदाज में ये पार्टी चल रही हो, जिसका इमरान खान साहब हमेशा कहते भी थे कि विरासत वाली पार्टी ये नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि ये एसेंशियल पोजीशंस जो हैं इलेक्शन करवा के देनी चाहिए थी, विद इन द पार्टी इलेक्शन होने चाहिए थे? पहले इमरान खान ने आज भी कहा है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, अपॉइंटमेंट्स ऑन मेरिट। ठीक है, ये उनका फलसफा है, ये उनकी सोच है। अब इलेक्शंस करवाए जाएंगे, पार्टी मुरतब तो होने देना, पार्टी को तो खड़ा तो होने देना। जब पार्टी खड़ी हो जाएगी, उसकी ग्रास रूट तक उसकी एक पजीराई बन जाएगी, इंशाल्लाह इलेक्शंस होंगे। और इस पे पुख्ता एक अज़म भी है और इरादा भी है। अब ये अच्छी बात है, आप तनकीद कर रहे हैं और उस तनकीद से इस्लाह का एक पहलू सामने आता है एंड हम कॉग्निजेंट हो जाएंगे। लेकिन हमने बहुत पुरानी तनकीद है जो कि दूसरी जमातों पे होती जा रही है, और लोग जब चेंज की तरफ देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो बेसिक चेंजेस है जो कि इस पार्टी में होने चाहिए थे। अभी वन मैन शो है, हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि ये घोड़ा दौड़ेगा, ये घोड़ा वाइस चेयरमैन होगा। ये है कि जब उनके साथ लोग नहीं आ रहे थे तो कहा जा रहा था वन मैन शो है, जब लोग आ रहे हैं तो कहा जी नए लोगों को मुसल्लत किया जा रहा है। पहले कुछ आप भी कंफ्यूज्ड है, आप भी सोचिए चाहते क्या है आप? पॉलिटिकल पार्टी रातों रात नहीं बनती। ये एक इर्तिका, देखिए ठहरिए, ये इर्तिका है।
یہ ایولیوشن ہے, یہ ایوالو ہوتی ہیں, چیزیں ایوالو ہوتی ہیں, پریکٹسز جنم لیتی ہیں. برطانیہ کا تو پورا آئین جو ہے وہ پریسیڈنٹس اور پریکٹسز پر ہے, لیکن کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. میرا کویشچن ایوالو ہوتی قریشی صاحب وہ یہ نہیں ہے کہ نئے لوگ کیوں آ رہے ہیں, وہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نئے لوگ آ رہے ہیں اور ہائی پوزیشنز پہ آ رہے ہیں, تو جو شخص 15 سال سے پارٹی میں ہے وہ کیا سوچے گا کہ مجھے وداؤٹ اینی الیکشن جو ہے ہٹا دیا, میرا قصور کیا تھا, میری پرفارمنس بری تھی, کوئی تو جسٹیفیکیشن ہونا چاہیے. کوئی پرفارمنس بری نہیں تھی. عمر سرفراز طیبہ نے بڑا اچھا کام کیا, انہوں نے بڑا اچھی کارکردگی ہے, وہ بہت ہی نفیس اور اچھے انسان ہیں, اور انہوں نے الیکشن لڑنا ہے اور آگے ان کے انتخابات کی تیاری وہ کرنا چاہتے ہیں. ہی ہیز ٹو گو ان فار اے پارلیمنٹری سیٹ الیکشن, تو ان کو وقت بھی چاہیے اپنے حلقے پہ کانسنٹریٹ کرنے کا, اور ان کو وقت چاہیے تھا. شفقت محمود صاحب ایک تجربہ کار آدمی ہیں, وہ میڈیا کے ساتھ ایفیلیٹڈ رہے ہیں, وہ لکھتے رہے ہیں, وہ پڑھتے رہے ہیں, ایک نون فیس ہیں, تو خوب سے خوب تر کی تلاش کی جاتی ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹھیک نہیں تھے, وہ بالکل اچھے تھے. اب اگر آپ کو, اور پھر یہ ہے کہ عہدے تو ہر پارٹی میں تبدیل ہوتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن پہلے تھے آج وہی ہیں اور کل وہی رہیں گے, تبدیلیاں تو ہوتی رہتی ہیں. بریک. شاہ محمود قریشی صاحب سے ہم مزید بات کریں گے, ایک اور کمرشل بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.